एक गांव में कोमल नाम की एक गूंगी लड़की रहती थी। कोमल जब 8 साल की थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और तब से वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। कोमल के चाचा गांव के साहूकार थे। उनकी पत्नी सुनीता और उन दोनों की एक बेटी सेजल थी। कोमल बोल नहीं सकती थी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। वहीं सेजल घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ करके कोमल को डांट खिलाती थी। साहूकार और उसकी पत्नी भी कोमल से घर का सारा काम करवाते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है। सेजल सुनीता के पास आई। माँ, माँ देखो ना, कोमल ने फिर से मेरे पैसे चुरा लिए। इतना सुनते ही सुनीता भड़क उठी। क्या कहा? पैसे चुराए हैं? इस लड़की का पता नहीं क्या होगा। रुक, अभी मैं उसको ये अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। सुनीता कोमल के पास जाती है और उससे पूछती है, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने फिर से मेरी बेटी के पैसे चुराए? तुझे शर्म नहीं आती है क्या? कोमल ने हाथ से इशारा करके बताया, मैंने कुछ नहीं चुराया। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि सेजल मुझे फंसा रही है? सुनीता बोली, यह हाथ क्या हिला रही है? तुझे क्या लगता है तू ना कहेगी और मैं मान जाऊंगी? एक तो तेरे माँ बाप बचपन में ही तेरी जैसी नालायक औलाद को छोड़कर चले गए और हम तुझे जैसे तैसे करके पाल रहे हैं, और तू है कि हमारी नाक कटाने में तुली हुई है। सुनीता जोर जोर से कोमल पर चिल्लाती है। तभी साहूकार भी वहां आ जाते हैं। अरे क्या हो गया सुनीता, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अरे कभी तो शांत रहा करो। सुनीता बोली, अरे मैं शांत ही रहना चाहती हूँ जी। यह लड़की मुझे शांत होने दे तब ना। इसने सेजल के पैसे चोरी किए। साहूकार बोला, अरे कोमल बेटा, तुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी? कुछ चाहिए था तो मांग लेती मुझसे। कोमल ने सिर हिला रही है कि नहीं चुराए। कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुछ भी बोल ना पाने की वजह से वो अपनी बात भी नहीं रख पाती है। कोमल मन ही मन कहती है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। सुनीता बोली, देखो कैसे अब रोने की नौटंकी कर रही है। ध्यान से सुन लड़की, आज जो तूने हरकत की है ना, वो आइंदा फिर कभी नहीं होनी चाहिए। एक तो तेरे गूंगेपन की वजह से कोई लड़का मिल नहीं रहा है। जो भी देखने आता है मना करके चला जाता है। कोई नहीं करने वाला तुझसे शादी, समझ गई ना? साहूकार बोला, अरे सुनीता, तू उसकी चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना। अरे मैंने इसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। वो बहुत बड़ी बड़े व्यापारी हैं, बहुत धन है उनके पास, और वो तो हमसे दहेज लेने की जगह दहेज देकर शादी करना चाहते हैं और 2 दिन बाद इसे देखने यहाँ आने वाले हैं। साहूकार की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सेजल को भी अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। और सेजल पूछती है, पर पिताजी, इस जैसी के लिए एक अमीर व्यापारी क्यों? अरे बेटी, तुम देखोगी तो खुद ब खुद सब समझ जाओगी, और इस रिश्ते से तुम्हें क्या, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद साहूकार और सुनीता वहां से चले जाते हैं। लेकिन सेजल को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कोमल से कहने लगती है, लगता है तेरा नसीब इतना भी बुरा नहीं है। तुझे देखने तो कोई अमीर सेठ जो आने वाला है। पर चिंता मत कर, जब तक तू यहाँ रहेगी तब तक मैं तुझे इतना परेशान करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती। आज जैसे फंसाया है, गूंगी कहेंगी। कोमल गूंगी होने के कारण उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती है, जिसका फायदा उठाकर सेजल उसे रोज परेशान करती है। पर कोमल ने अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी और उसे अब भी यह उम्मीद थी कि उसे कोई अच्छा लड़का मिलेगा जो उसे समझेगा। और 2 दिन बीत जाते हैं और कोमल को देखने एक आदमी आता है, सेठ गोरेलाल, जिसकी उम्र 50 वर्ष थी। साहूकार ने गोरेलाल सेठ का स्वागत किया। अरे गोरेलाल जी, आइए आइए, आप ही का इंतजार था।
सुनीता बोली, अरे यह क्या, आप अकेले आए हैं? आपका बेटा नहीं आया? गोरेलाल ने कहा, वो तो कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरी और मेरी पत्नी के बीच झगड़ा हो गया है, जिस वजह से उन दोनों ने मुझे छोड़ दिया है। अब तो बस मैं अकेला ही रहता हूँ। सुनीता ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं गोरेलाल जी? तो अब यह शादी नहीं हो सकती है? सुनकर बुरा लगा। गोरेलाल ने कहा, अरे भाभी जी, यह आप कैसी बात कर रही हैं? भला इस शादी से मेरे पत्नी या बेटे का क्या संबंध? क्यों नहीं हो सकती यह शादी? सुनीता बोली, कैसे होगी शादी? आपका बेटा ही नहीं है तो शादी किससे होगी? गोरेलाल ने कहा, अरे मुझसे होगी शादी, और किससे? ये क्या साहूकार जी, आपने भाभी जी को बताया नहीं है क्या? साहूकार बोला, माफ कर दीजिएगा गोरेलाल जी, मैं भूल गया था। पर वहीं खड़ी कोमल यह सब देखकर हैरान हो जाती है और इस रिश्ते के लिए मना करने लगती है। गोरेलाल ने कोमल को देखते ही बोला, अरे भाभी जी, यह बार बार हाथ क्यों हिला रही है? क्या इसे यह रिश्ता मंजूर नहीं है? सुनीता बोली, अरे नहीं नहीं, आप जैसे ईमानदार व्यक्ति का रिश्ता मंजूर नहीं होगा तो किसका होगा? मैं ज़रा इससे एक बार बात करती हूँ। सुनीता कोमल के पास जाती है और उससे कहती है, यह तो क्या कर रही है पागल लड़की? मना क्यों कर रही है? तुझे पता भी है यह कौन है? इस राज्य के सबसे अमीर सेठों में से एक हैं। अगर इससे तेरी शादी हो गई तो तेरी किस्मत ही बदल जाएगी, पता भी है तुझे? सुनीता के लाख समझाने के बाद भी कोमल नहीं मानती और बार बार हाथ हिलाकर इशारा करती है शादी ना करने का। फिर सुनीता गुस्से से बोलती है, देख कोमल, मेरी बात ध्यान से सुन। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम तुझे और नहीं पाल सकते हैं। इसलिए तेरे पास केवल दो ही विकल्प हैं, या तो गोरेलाल जी से शादी करके अपना जीवन रानियों की तरह आराम से व्यतीत कर, या तो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जा। अब बस यही दो रास्ते हैं तेरे पास। अब तू ही फैसला कर कि क्या करना है तुझे। कोमल रोने लगती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, यह कैसा दिन दिखा रहे हो आप? अगर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी तो एक बड़े आदमी से जो 50 वर्ष का हो चुका है और उसका एक बेटा और पत्नी भी है, उससे मेरी शादी हो जाएगी। और अगर मना कर दिया तो इस घर से निकाल दी जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? कोमल एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में पड़ जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरी ओर गोरेलाल सेठ को भी सब समझ में आ रहा था कि कोमल को शादी नहीं करनी है, जिससे वो अंदर ही अंदर गुस्से में होता है। फिर गोरेलाल सेठ ने एक बार कोमल से फिर से पूछा, मैं सिर्फ एक बार ही पूछूंगा, क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है? अगर हाँ तो अपना हाथ उठाओ, मैं समझ जाऊंगा। गोरेलाल के ऐसा कहने के बाद भी कोमल अपना हाथ नहीं उठाती है। गोरेलाल ने कहा, मैं समझ गया, अब और कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है साहूकार जी, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद गोरेलाल सेठ वहाँ से चला जाता है और इस बात से घर में सभी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कोमल को घर से निकाल देते हैं। कोमल बहुत फूट फूट कर रोती है। फिर वह खुद से कहती है, लगता है अब मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। काश कि मेरे माता पिता मेरे पास होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। उसके बाद कोमल मायूस होकर रोते हुए भूखे प्यासे यहाँ से वहाँ भटकने लगती है। चलते चलते कोमल एक जगह रुकती है और सोचने लगती है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, पर भोजन खरीदने के लिए धन नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूख के कारण मर ही जाऊंगी। मुझे कोई काम ढूंढना चाहिए ताकि थोड़ा धन कमाकर मैं अपना पेट पाल सकूं। उसके बाद कोमल सबके यहाँ जाकर काम मांगने लगती है, पर किसी को लड़की की ज़रूरत नहीं होती तो किसी को उसके गूंगे होने की दिक्कत होती है,
जिससे हर जगह जाने के बाद भी कोमल को कहीं पर भी काम नहीं मिलता है और वो जाकर एक पेड़ के नीचे मायूस होकर बैठ जाती है। और थोड़ी ही दूर पर एक आदमी भी बैठा होता है जो कोमल को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है। क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और इतनी मायूस क्यों हो? उस आदमी के पूछने के बाद कोमल इशारा करने लग जाती है। अच्छा, तो तुम बोल नहीं सकती हो? देखकर बुरा लगा, पर तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं और तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? जिसके बाद कोमल अपना हाथ हिलाने लगती है। अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अकेली हो। यह तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ बेटी। तुम तो मुझे बहुत ही भूखी लग रही हो। एक काम करो, तुम मेरा भोजन ले लो, मैं बाद में खा लूँगा। जिसके बाद वो आदमी कोमल को अपना भोजन दे देता है और कोमल उसका भोजन खाने लगती है। वह आदमी कोमल को बहुत ही ध्यान से देखता है और कहता है, बेटी, मेरी कोई बेटी नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ जाना चाहोगी? उस आदमी के ऐसा कहने पर कोमल को उम्मीद मिलती है और वो यह सुनकर बेहद खुश हो जाती है और अपना सिर हाँ में हिलाने लगती है। उस आदमी ने कहा, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी बेटी बनने के लिए तैयार हो, तो चलो चलते हैं हमारे घर। जिसके बाद वो आदमी और कोमल दोनों साथ साथ वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से एक आदमी कुछ गांव वालों के साथ आता है और कहने लगता है, वो देखो साथियों, यही है वो आदमी, मारो इसे। ऐसा कहते ही सब उस आदमी को मारने लगते हैं। कोमल को कुछ समझ नहीं आता कि सब उसे क्यों मार रहे हैं और ज़्यादा मारने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर कोमल रोने लगती है और उसकी वो उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उन लोगों ने कोमल को देखकर कहा, ये क्या, तुम इस जैसे इंसान के लिए क्यों रो रही हो? मुझे तो लगता है कि यह भी इसी इंसान के साथ मिली हुई है, इसलिए इसके मरने से इसे इतना दुख हो रहा है। हमें इसे लेकर महाराज के पास जाना चाहिए। अब वही निर्णय लेंगे कि इसका क्या करना है और बाकी साथियों का भी पता लग जाएगा। उसके बाद मुखिया जी और सभी गांव वाले मिलकर कोमल को राजमहल महाराज के पास लेकर जाते हैं, जहां महाराज, मंत्री जी और राजकुमार भी उपस्थित थे। राजा ने पूछा, क्या बात है मुखिया जी, आप सब यहाँ एक साथ, और यह लड़की कौन है? महाराज, यह लड़की उन अपहरणकर्ताओं की साथी है। हमारे गांव के इस युवक ने उस अपहरणकर्ताओं को पकड़ा जो राज्य में सभी नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं, और हमने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। महाराज, हमें सबसे पहले लगा कि वह इस लड़की को भी बहला फुसलाकर इसका अपहरण कर रहा था, पर यह तो उसके मौत पर रोने लगती है, इसलिए हम सबको पूरा विश्वास है महाराज कि यह भी उन्हीं की कोई साथी है। मुखिया की और गांव वालों की बातें सुनकर कोमल पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ जाती है। हे भगवान, तो क्या वो व्यक्ति एक अपहरण करता था और मुझे लगा कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। मैं तो उसकी बातों में ही आ गई थी कि तभी ये लोग आ गए और मैं बच गई। पर अब मैं इनको कैसे समझाऊंगी कि मैं उनकी साथी नहीं हूं। तभी राजा ने कोमल से पूछा, तो बताओ लड़की, क्या ये सच है कि तुम उन अपहरणकर्ताओं की साथी हो? महाराज के पूछने पर कोमल फिर से अपना हाथ हिलाने लगती है और इशारों में कुछ बताने की कोशिश भी करती है, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। राजा गुस्से से बोले, ये तुम क्या कर रही हो लड़की? मुखिया बोला, महाराज, मुझे तो लगता है कि यह हम सबको गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और इसकी हिम्मत तो देखिए, आपके पूछने पर भी यह अपना मुंह नहीं खोल रही है। राजा ने फिर कहा, लड़की, अब यह सब करना छोड़ो और मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो, अन्यथा
हम तुम्हें फांसी की सज़ा देने में तनिक सा भी नहीं सोचेंगे। महाराज के ऐसा कहने के बाद भी बेचारी कोमल कुछ नहीं कह सकी, जिस वजह से वह सिर्फ इशारा ही कर रही थी। पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर राजकुमार को सब समझ में आ रहा था। तभी राजकुमार ने कहा, पिताश्री रुकिए, ऐसा इसलिए कह रही है ये क्योंकि यह गूंगी है, यह बोल नहीं सकती है और इसलिए यह इशारों में बात करने की कोशिश कर रही है। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि यह बोल नहीं सकती, पर मैं हैरान हूँ यह बात आपको कैसे पता चली राजकुमार? राजकुमार ने कहा, क्योंकि यह जिस इशारे से बात करने की कोशिश कर रही है वह मैंने सीखा हुआ है, क्योंकि हमारे गुप्तचर मुझसे ऐसे ही इशारों में ही बातें करते हैं और इसलिए इसकी बातें आसानी से मैं समझ सकता हूँ। तो लड़की, क्या नाम है तुम्हारा और यह सब क्या चल रहा है, मुझे विस्तार से बताओ। राजकुमार के ऐसा पूछते ही कोमल अपना नाम और सब कुछ विस्तार से इशारों में बता देती है, जिसके बाद राजकुमार कोमल की बातों को राज दरबार में सभी को सरल भाषा में सारी बात समझा देते हैं। राजा बोले, अच्छा तो यह बात है, हमें माफ़ करना कोमल, हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पाए। वो तो शुक्र मनाओ राजकुमार का, जो उसे इशारों से बताई हुई बातें समझ आती हैं। तो मतलब अब भी हम उन अपहरणकर्ताओं को ढूंढ नहीं सकते हैं, क्योंकि अपराधी मारा जा चुका है और यह लड़की उनकी साथी नहीं है। अब उन अपहरणकर्ताओं के पलटन को हम कैसे ढूंढेंगे? राजकुमार ने कहा, ढूंढ सकते हैं पिताश्री, हम बेशक उन अपहरणकर्ताओं को ढूंढ सकते हैं, इस गूंगी लड़की के बदौलत। राजा बोले, इस लड़की के बदौलत? पर वो कैसे? राजकुमार बोले, क्योंकि यह बोल नहीं सकती है और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह अपहरणकर्ता इसे अपहरण करने ज़रूर आएंगे, क्योंकि यह तो अपने आप को बचाने के लिए आवाज़ भी नहीं लगा सकती है। और जब सबको पता लगेगा कि यह गूंगी है तो उन अपहरणकर्ताओं को भी ज़रूर पता लगेगा। मंत्री ने कहा, योजना तो अच्छी है राजकुमार, पर अगर इसे कुछ हो गया तो? राजकुमार बोले, आप चिंता ना करें मंत्री जी, क्योंकि इसके साथ इसकी रक्षा करने के लिए मैं खुद जाऊंगा और इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। राजा ने कहा, परंतु पुत्र, इससे तो आपको भी खतरा होगा ना? आप मेरी चिंता ना करें पिताश्री, मुझे कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए, मैं अपने राज्य के हित के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है, पर अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित लौट कर आइएगा। ज़रूर पिताश्री। उसके बाद राजकुमार एक आम व्यक्ति का भेष बनाकर गांव चले जाते हैं और एक झोपड़ी में रहने का निर्णय लेते हैं। राजकुमार कोमल से कहने लगा, मुझे माफ़ करना कोमल कि मैं तुम्हें इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर इस राज्य के हित के लिए और अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए मुझे यह करना ही पड़ेगा। कोमल ने इशारे से कुछ कहा। राजकुमार बोले, क्या कहा? कोई बात नहीं, उल्टा तुम खुश हो कि तुम किसी के काम आ पा रही हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट झेले हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद की ज़िंदगी कष्ट से भरी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे अब कोई काम ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही इस झोपड़ी में बिना काम किए मैं नहीं रह सकता, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। ठीक है राजकुमार, काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कोमल मन ही मन सोचती है, राजकुमार तो सच में कितने अच्छे हैं, वो मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। पर यह क्या, अगर राजकुमार काम करने गए हैं तो उन्हें तो वहाँ भूखा ही रहना पड़ेगा। मुझे उनके लिए भोजन बना के ले जाना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। जिसके बाद कोमल राजकुमार के लिए भोजन बनाने लगती है और कैसे भी करके लोगों से पूछ पूछ कर राजकुमार के पास पहुंच जाती है, जहां राजकुमार साहूकार
यानी कोमल के चाचा से बात कर रहा था। कोमल का चाचा कोमल को देखकर गुस्से में आ जाता है और कोमल से कहता है, ये क्या, तुम और यहाँ अब क्या करने आई हो? गिड़गिड़ाने आई हो क्या? पर अब तू मेरे सामने कितना भी भीख मांग ले या गिड़गिड़ा ले, मैं तुझे घर में आने की इजाज़त नहीं देने वाला, समझी? अब चली जा यहाँ से और अपनी ये गंदी सी शक्ल यहाँ फिर से मत दिखाना, चली जा। तभी राजकुमार, जो एक आम आदमी के भेष में था, उसने कहा, अरे रुकिए साहूकार जी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। यह तो मेरे लिए आई है, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप इसे जानते हैं। हाँ, मैं तो इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं इसका चाचा हूँ और इसने हमारी बात मानने से मना कर दिया था, जिससे हमें काफ़ी नुकसान हो गया था, जिसके बाद हमने इसे घर से ही निकाल दिया। पर यह भला तुम्हारे लिए क्यों आएगी? राजकुमार ने कहा, क्योंकि यह मेरी पत्नी है। साहूकार चौंक कर बोला, क्या क्या कहा, पत्नी? अच्छा, तो अब इसे कोई नहीं मिला तो इसने तुम्हें फंसा लिया, और तुम भी कितने बेवकूफ़ हो कि इस गूंगी लड़की से शादी कर ली। लगता है तुम्हें भी कोई लड़की मिल नहीं रही थी, इसलिए तुमने इस जैसी से शादी कर ली। राजकुमार बोला, देखिए साहूकार जी, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ है, पर आप दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, तो अब आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इसे कुछ भी अनाप शनाप कहें, क्योंकि अब यह मेरी पत्नी है और अपनी पत्नी के खिलाफ मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। साहूकार बोला, हाँ ठीक है, अब जाओ, जाकर अपना काम करो और मुझसे उलझने की सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। समझ गए ना? नौकर हो, नौकर की तरह रहो, सर पर चढ़ने की कोशिश की तो फेंक दिए जाओगे, समझे? साहूकार वहां से चला गया। फिर राजकुमार ने कोमल से कहा, तुम भी ना, क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अच्छा, तो तुम मेरे लिए भोजन लेकर आई हो? अच्छा किया, नहीं तो मुझे आज भूखा ही रहना पड़ता। शुक्रिया कोमल, अब तुम जाओ, मुझे बहुत काम है, और वैसे भी अभी जो हुआ उसके बाद लगता है कि मुझे यहाँ काम करने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तभी कोमल अपने कान पकड़कर माफ़ी मांगती है। उसे देखकर राजकुमार बोला, अरे तुम कान क्यों पकड़ रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, तुम जाओ, ठीक है? उसके बाद कोमल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कई बार साहूकार राजकुमार को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, पर राजकुमार को सब चुपचाप सहन करना पड़ता है। कुछ दिन तक उन्हें ऐसे ही अपना जीवन बिताना पड़ता है, और जितने दिन भी वह एक साथ रहते हैं, उन दोनों के बीच लगाव भी बढ़ता रहता है। कोमल इशारों इशारों में बातें करती है, पर राजकुमार को वह बहुत अच्छा लगता है, और कोमल को भी, क्योंकि कोई है जो उसकी बातों को और उसकी भावनाओं को समझ रहा था। और ऐसे करते हुए पूरे 1 माह का समय बीत जाता है। एक दिन राजकुमार खेतों में काम कर रहा था, तभी वहां एक लड़का आया और कहा, अरे भाई, तेरी पत्नी घर पर नहीं है। सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग उसे जबरदस्ती उठा कर ले गए हैं। राजकुमार चौंक कर बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? मुझे जल्दी जाना होगा, इससे पहले उसे कुछ हो ना जाए। तभी वहां साहूकार आता है और गुस्से से बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते लड़के। अगर तुम काम छोड़कर उस लड़की के पीछे गए तो याद रखना, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, और यही नहीं, आज के नुकसान की भरपाई भी तुम्हें करनी होगी, जो तुमने काम ना करके बीच में ही काम को अटका दिया है, समझे? राजकुमार बोला, भरपाई तो मैं कर ही दूंगा साहूकार, पर तुम्हें देखकर मुझे घृणा हो रही है। अरे कैसे चाचा हो?
इतने साल से तुम सबके साथ ही रही थी वो, और तुम्हें उसकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। वो मरे जिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए साहूकार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसके बाद राजकुमार झोपड़ी पर जाता है, पर कोमल उस झोपड़ी के अंदर सच में नहीं होती, और घर की हालत देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि कोमल का अपहरण हो गया है। इधर अपहरणकर्ता कोमल को एक गुफा में ले जाते हैं और वहां उससे कहते हैं, ऐसे क्या देख रही है लड़की, हमने तेरा अपहरण किया है। तेरा अपहरण करके हम दूसरे राज्य में बेच देंगे और बदले में काफी धन कमाएंगे। क्या हुआ, बचाने के लिए आवाज नहीं लगाएगी क्या? पर भाई, यह तो बोल ही नहीं सकती है, ये क्या बोलेगी? इतना बोलकर वे सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कोमल को डर लग रहा था। वो मन ही मन प्रार्थना करती है, हे भगवान, मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए और राजकुमार को यहाँ भेज दीजिए। पर राजकुमार तो काम पर गए हुए थे, उन्हें मेरा पता कैसे मिलेगा? हे भगवान, अब क्या होगा? अब कौन करेगा मेरी मदद? उन लोगों ने कोमल को बांध रखा था और कोमल बेचारी भगवान से प्रार्थना करने की और राजकुमार पर भरोसा रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। वह इस बात से चिंतित थी कि क्या उसकी कोई मदद करेगा। तभी वह राजकुमार अपने कुछ सैनिकों और मंत्री जी के साथ आ जाता है। राजकुमार उन लोगों से बोला, अच्छा, तो तुम हो वो अपहरणकर्ता? सैनिकों, पकड़ लो इन सबको। जिसके बाद सैनिक उन लोगों को पकड़ लेते हैं और राजकुमार जाकर कोमल को खोल देते हैं। बदमाशों ने राजकुमार से कहा, अरे, तुम्हें कैसे पता लगा कि हम कहाँ हैं? और तुम तो वही हो ना जो साहूकार के यहाँ काम करते हो और इसका पति हो? राजकुमार बोला, तुम लोग सच में कितने मूर्ख हो। तुम सब अब भी नहीं समझे, मैं इस राज्य का राजकुमार राजवीर हूँ, और यह गूंगी लड़की कोमल, जिसका इस्तेमाल करके तुम सबको फंसाया गया है। और रही बात कि मुझे तुम्हारे ठिकाने का पता कैसे चला, तो मैंने हर वक्त अपना एक गुप्तचर कोमल पर नज़र रखने के लिए भेज रखा था। उसी से मुझे यहाँ का रास्ता मिला। अपहरणकर्ता बोला, अच्छा, तो सारी गलती इस गूंगी लड़की की है। अगर यह नहीं होती तो हम कभी पकड़े ही नहीं जाते। मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहते ही वो आदमी चाकू लेकर कोमल की ओर दौड़ते हुए जाने लगा, और जैसे ही वो चाकू मारने वाला था कि राजकुमार राजवीर बीच में आ जाता है, जिससे राजकुमार राजवीर को चाकू लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर कोमल के मुंह से आवाज निकल जाती है, नहीं राजकुमार, नहीं, आप ठीक तो है ना? अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए राजकुमार, आपको कुछ नहीं होगा। राजकुमार धीरे से बोला, अरे, तुम तो बोलने लगी। कोमल, मुझे तुम्हारे मुख से तुम्हारी आवाज़ सुनने की हमेशा से ही मन करता था, और आज तुम्हारी आवाज़ में सुन पाया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मंत्री जी ने कहा, सैनिकों, इस आदमी को पकड़ लो और ले चलो। इन सबको राजमहल और राजकुमार की भी मदद करो। उसके बाद उन सबको पकड़ लिया जाता है और राजकुमार को भी महल में लाया जाता है, जहाँ राजवैद्य राजकुमार का इलाज कर रहे थे। फिर वैद्य जी ने कहा, महाराज, राजकुमार अब खतरे से बाहर है, आप सब उनसे भी बात कर सकते हैं। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा ने राजकुमार से कहा, पुत्र, मैंने कहा था ना कि वहाँ खतरा है, फिर यह जोखिम उठाने की क्या ज़रूरत थी? और इस लड़की के लिए तुमने अपने प्राण खतरे में क्यों डाले? राजकुमार बोला, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करने लगा हूँ पिताजी। मुझे तो वो पहली बार में ही पसंद आ गई थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता पिताजी कि मैं कोमल से विवाह कर सकूं? राजा बोले, अब मेरे पुत्र की यही इच्छा है तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ। राजकुमार बहुत खुश हुआ। आपका धन्यवाद पिताजी। तभी मंत्री जी आए और बोले, प्रणाम महाराज,
महाराज, हम उस साहूकार को पकड़ कर लाए हैं जिसने राजकुमार को नीचा भी दिखाया था, और तो और झोपड़ी में राजकुमार से नुकसान की भरपाई के लिए भी वहां गया था। राजा बोले, ठीक है, लेकर आओ उस साहूकार को। साहूकार डर के मारे बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझे पता नहीं था कि ये राजकुमार है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा बोले, तुमने जो किया है वह माफ़ी के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। तुमने सिर्फ राजकुमार को नीचा ही नहीं दिखाया, बल्कि तुम कोमल के चाचा भी हो। तुम्हें मदद करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उल्टा तुमने राजकुमार को रोकने की कोशिश की। तुम्हारे अंदर तो इंसानियत ही नहीं है, तो हम भला तुम जैसे को कैसे माफ़ कर सकते हैं। सैनिकों, ले जाओ इस व्यक्ति को और डाल दो इसे कारागार में। तभी वहाँ कोमल आई और बोली, नहीं महाराज, रुक जाइए। आप कृपया करके चाचा जी को माफ़ कर दीजिए। आप मेरी वजह से इन्हें कोई सज़ा ना दें। राजा और साहूकार सब हैरान हो गए। राजा बोले, यह क्या कोमल, तुम बोल सकती हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मंत्री जी ने कहा, हाँ, जब राजकुमार को चाकू लगा था तभी इसकी आवाज़ वापस आई थी। राजा बोले, पर पुत्री, तुम्हें इस जैसे इंसान को क्षमा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता भी है इसने क्या किया है? कोमल बोली, जो भी हो महाराज, पर यह मेरे चाचा हैं और इन्होंने ही मुझे इतने सालों तक पाला था। जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे तब इन्होंने ही मुझे इतना बड़ा किया है, और इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। राजा बोले, नहीं नहीं पुत्री, तुम्हें इस जैसे के लिए हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है सैनिकों, जाने दो इसे, पर याद रखना साहूकार, आज के बाद यहाँ नजर भी मत आना, समझे? साहूकार शर्मिंदा हुआ और बोला, जी महाराज, मैं समझ गया। और कोमल बेटी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। अब मैं चलता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि अब से तुम हमेशा खुश रहो और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ तुम्हें ना हो। उसके बाद साहूकार वहाँ से चला जाता है और उसके बाद से कोमल का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। माता पिता के चले जाने के सदमे से कोमल की आवाज़ जो चली गई थी, राजकुमार के चाकू लगने से वह वापस आ गई और अब कोमल और राजकुमार का विवाह हो गया। कोमल रानी बन गई और राजकुमार राजवीर के साथ खुशी खुशी से उस महल में रहने लगी, बिना किसी दुख, बिना किसी तकलीफ के। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।